प्यारे छात्रों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की जो हमारी राजनीति विज्ञान की बुक नंबर 2 है, स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसका जो अध्याय 4 है, भारत के विदेश संबंध या भारत की विदेश नीति, इसकी पार्ट 2 वीडियो जारी करेंगे। क्योंकि पार्ट 1 में हमने ये चर्चा कर ली है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध संदर्भ में गुटनिरपेक्षता की नीति, नेहरू जी की भूमिका, दो खेमों से दूरी, चीन के साथ शांति और संघर्ष, और चीन का आक्रमण 1962, ये हम कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति के संदर्भ में, बांग्लादेश संकट जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध 1971, इस पर चर्चा करेंगे, और कारगिल संघर्ष के बारे में बात करेंगे, भारत की परमाणु नीति के बारे में बात करेंगे, और विश्व राजनीति के बदलते समीकरणों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान के साथ भारत के युद्ध और शांति। भारत की युद्ध और शांति के बारे में चर्चा करें तो जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 से ही, है ना, कश्मीर मसले को लेकर, है ना, भारत के साथ बंटवारे से ही, बंटवारा कब हुआ था हमारा, 1947 में हुआ। इसके तुरंत बाद ही संघर्ष शुरू हो गया और भारत और पाकिस्तान के साथ छाया युद्ध छिड़ गया। छाया युद्ध एक टुकड़ियों में युद्ध होता है ना, पूरा युद्ध ना हो करके टुकड़ी टुकड़ियों में युद्ध होता है, जहाँ जिसकी सेना देखे उसको उस पर हमला कर देती है। जब ये युद्ध छिड़ रहा था उस समय ये बात यूएनओ में चली गई, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ में इसको भेज दिया गया, क्योंकि उस समय दोनों देशों पर एक ही सेना काम कर रही थी, है ना, तो यहाँ पर अंग्रेजी सेना के साथ ही हमारा टाई अप था। तो उस समय क्या किया गया, यूएनओ ने क्या किया, युद्ध विराम कर दिया। यूएनओ ने एक बात रखी कि यथा युद्ध को जहाँ है वहीं पर रोक दिया जाए, और इसमें क्या होगा, जहाँ पहले वहाँ से उस क्षेत्र से पाकिस्तान की सेना हटेगी, फिर वहाँ से भारत की सेना हटेगी, और फिर वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा, लोगों की राय ली जाएगी। उसके बाद ये कश्मीरी लोग जिधर जाना चाहें उधर चले जाएंगे, इसका निर्णय ये हो जाएगा। छात्रों, उस दिन से आज तक ना तो वहाँ से पाकिस्तान की सेना हटी, ना भारत की सेना हटी, और ना यूएनओ के द्वारा इस मसले को हल किया गया। परंतु भारत के साथ पाकिस्तान के संघर्ष के बावजूद भी दोनों देशों ने कई क्षेत्रों में मिलजुल कर काम किया है, शांति बनाने का प्रयास किया है। जैसे बंटवारे के समय भारत की महिलाएं पाकिस्तान में रह गई जो भारत में आना चाहती थी, या जो पाकिस्तान जाना चाहती थी महिलाएं वो भारत में रह गई, या कहें वो अपहृत हुई, तो उन महिलाओं को उनके परिवारों से मिला दिया गया, उनको लौटा दिया गया, यहाँ से पाकिस्तान भेज दिया गया, पाकिस्तान से यहाँ उनकी अदला बदली कर दी गई। यहाँ तक बात समझ गए होंगे। और छात्रों, नेहरू जी और जनरल अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर, है ना, सिंधु नदी का जो जल है उसकी संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए, अर्थात एक जो जल के ऊपर लड़ाई होने वाली थी वो टल गई। दोनों देशों के बाद, है ना, दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर संघर्ष, सैन्य संघर्ष हुआ, है ना, या सैन्य संघर्ष की शुरुआत हो गई दोनों देशों के बाद, है ना। जब 1965 में युद्ध चला तो उस समय भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में भारत की सेना लाहौर तक पहुंच गई थी, अर्थात उसने पाकिस्तानी सेना को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई। और इसके बाद भी लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद समझौता हुआ, शिमला, है ना, 1900 ये सोवियत संघ में है ताशकंद। ताशकंद में समझौता, है ना, एक समझौता हुआ जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जाना जाता है। और उसी दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ भी हो गई, है ना। ताशकंद समझौता ये किसके द्वारा हुआ, सोवियत संघ की मध्यस्थता के द्वारा हुआ। प्यारे छात्रों, हम युद्ध के क्षेत्र में हमेशा पाकिस्तान पर भारी रहे हैं, परंतु समझौते की मेज पर हम पता नहीं कैसे
पीछे हो जाते हैं। तो ये हमारे लिए एक अलग विषय है। ठीक है छात्रों, बात करते हैं नेक्स्ट बांग्लादेश संकट, भारत पाक युद्ध 1971, है ना। इसकी शुरुआत आप देखेंगे 1970 में हुई। एक तो सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा असम और बंगाल का हिस्सा है ना, जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी, ये पाकिस्तान को दे दिए गए। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच में 1100 किलोमीटर की दूरी थी, जिसमें भारत पड़ता है। तो फिर भी ये दो हिस्सों में पाकिस्तान बना, और यहाँ के जो लोग हैं वो बंगाली भाषा बोलते थे, मगर पश्चिमी पाकिस्तान के लोग चाहते हैं कि उर्दू भाषा बोलें, उर्दू भाषा पढ़ें, उर्दू भाषा में ही काम करें। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को ऐसा लग रहा था कि हम पर उर्दू भाषा थोपी जा रही है, तो उन्होंने अपनी बंगाली भाषा के लिए संघर्ष किया। उस संघर्ष का नेतृत्व कर रहे थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बाद में अपनी आवामी लीग पार्टी बनाई। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोग शेख मुजीबुर रहमान को बहुत ज़्यादा चाहने लगे। इसी दौरान 1970 में क्या हुआ, पाकिस्तान में आम चुनाव हुए, और पाकिस्तान के आम चुनाव में खंडित जनादेश प्राप्त हुआ। जुल्फिकार अली भुट्टो की जो पार्टी थी उसे पश्चिमी पाकिस्तान में बढ़त मिली, या यूँ कहें पश्चिमी पाकिस्तान में विजय ही रही। वहीं शेख मुजीबुर रहमान की जो आवामी लीग पार्टी थी उसे पूर्वी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़त मिली। अर्थात कुल मिलाकर दोनों पार्टियों का स्पष्ट बहुमत नहीं बन पा रहा था, है ना। तो इसमें क्या हुआ, अब आवामी लीग जो चाहती थी वो एक परिसंघ चाहती थी कि एक परिसंघ बनाकर शासन किया जाए, मगर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों को ये नागवार गुजरा, और उन्होंने सत्ता सौंपने के बजाय शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया। जब उनके प्रमुख नेता की गिरफ्तारी हुई तो उन्होंने इसका विद्रोह किया, और पाकिस्तान की जो सेना थी, है ना, पाकिस्तान की सेना ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता पर जुल्म ढाए, है ना, उनके विद्रोह को शांत करने के लिए तरह तरह के उत्पीड़न किए। और जब पूर्वी पाकिस्तान की जनता ज़्यादा परेशान हो गई तो उन्होंने अपने लिए बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर दी, है ना। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने अपने लिए एक बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर दी, और जो लोग पूर्वी पाकिस्तान में थे वो अमेरिकी सेना के दमन से परेशान होकर लगभग 80 लाख लोग भारत में आ गए, और भारत के सीमावर्ती भागों में ही अपने रहने लगे। अब भारत के पास भी उस समय कुछ समय पहले ही भारत में अकाल पड़ा था, खाद्यान्नों की कमी थी। ऐसे में भारत पर भी ये आर्थिक बोझ पड़ा, है ना। भारत के लिए असहनीय बोझ पड़ा, क्योंकि भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में जो पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे वो टिके हुए थे। अब भारत के लिए एक समस्या खड़ी हो गई, है ना। ऐसे में जब अनाज की कमी होती है कि हम खाएं या दूसरों को दें, है ना, बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो भारत ने क्या किया, जब उनकी जनता की बातों को सुना और लगा जायज़ है, तो भारत ने बांग्लादेश के मुक्ति जो संग्राम था उसका नैतिक समर्थन कर दिया, तथा उन्हें नैतिक समर्थन भी दिया, और उन्हें क्या किया, उन्हें भौतिक है ना सहायता भी पहुंचाई। अब पाकिस्तान ने आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, कि भारत उसे तोड़ने का प्रयास कर रहा है ना। अब भारत को भी ऐसा लगने लगा कि पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। इसी बीच में एक घटना और हो गई छात्रों, अमेरिका के राष्ट्रपति के जो सलाहकार थे, मुख्य सलाहकार रिचर्ड निक्सन, हेनरी, है ना,
उन्होंने क्या ये जो अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड है ना निक्सन के जो सलाहकार थे हेनरी किसिंजर, उन्होंने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप तरीके से चीन का दौरा किया। और अब भारत को लगा कि अमेरिका, पाकिस्तान और चीन की एक धुरी बन रही है, एक तिगड़ी बन रही है ना, जो भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। तो भारत ने बिना देर किए इसके जवाब में भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी सोवियत संघ गई और वहाँ 20 वर्षीय मैत्री संधि पर, शांति और मित्रता की संधि पर, जो 20 वर्ष की संधि थी उस पर हस्ताक्षर करके आई। और बदले में हमें रूस से ये आश्वासन मिला कि यदि आप पर हमला होता है तो रूस आपकी पूर्णतः मदद करेगा। अब भारत आश्वस्त हो गया। ये जो इस तरह की मित्रता संधि है छात्रों, शक्ति संतुलन बनाने के लिए बहुत जरूरी होती हैं। अभी मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा कि ये संधि हमारे लिए कितनी कारगर सिद्ध हुई। अब छात्रों, 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। पाकिस्तान भारत का युद्ध छिड़ गया, है ना। और भारत तो पहले से ही तैयार था युद्ध के लिए, भारत को आशंका थी, परंतु भारत का एक नियम रहा है कि हम पहले किसी पर हमला नहीं करेंगे, मगर हमला होता है तो उसका जवाब देंगे, है ना। तो भारत पहले से ही युद्ध के लिए तैयार था। पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पर युद्ध झेलना पड़ा। इधर तो भारत की सेना पाकिस्तान से लड़ रही है, उधर जो आज बांग्लादेश है या यूँ कहें पूर्वी पाकिस्तान के लोग भी पाकिस्तान की सेना से लड़ रहे हैं। तो पाकिस्तान की सेना के लिए बड़ा मुश्किल हो गया और वो घबराने लगी। इसी दौरान भारत की सेना ने ढाका को तीनों ओर से घेर लिया। ढाका में पाकिस्तान की सेना थी। अब पाकिस्तान की सेना के होश खराब हो गए। तो उसमें क्या हुआ, भारत के सैनिकों ने उनसे कहा, पाकिस्तान के सैनिकों से, यदि अपनी बीवी बच्चों की सलामती चाहते हो तो सरेंडर कर दो, आत्मसमर्पण कर दो। और छात्रों, पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने भारत के 3,000 सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जब आत्मसमर्पण कर दिया तो इसी दौरान भारत ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी। और भारत के युद्ध समाप्ति की घोषणा करने के बाद, है ना, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा कर दी और बांग्लादेश ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की घोषणा कर दी। अब छात्रों, इसमें क्या होता है, देखिए संधि के बारे में जो मैं बता रहा था क्या लाभ हुआ। अब चूंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ अटैच था, अमेरिका का दोस्त पाकिस्तान है उसके 2 टुकड़े हो गए, है ना। भारत के द्वारा उसे ऐसा लगा, जो उसके पास सूचनाएं गई तो उसने भारत के प्रधानमंत्री को क्या क्या कहा और भारत को सबक सिखाने के लिए अपनी सेना लेकर आ गया। जब उसकी सेना समुद्र में आ गई, भारत को इस बात की भनक लगी तो भारत ने अपने मित्र रूस से सहायता मांगी और रूस ने भी अपनी सेना समुद्र में उतार दी। अब अमेरिका को लगा कि ये तो भारत पाकिस्तान का युद्ध ना हो करके रूस और अमेरिका का युद्ध हो जाएगा और अमेरिका ने अपनी सेना वापस कर ली और भारत पर जो आने वाला बड़ा खतरा था वो टल गया। तो ये लाभ होते हैं छात्रों शक्ति संतुलन बनाने के। तो इंदिरा गांधी जी ने जो पहला इससे समझौता किया रूस से, इसका ये परिणाम निकला। और क्या हुआ छात्रों, 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी, है ना, भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला समझौता हुआ। तो ये थी हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति की बातें। अब इसमें थोड़ी सी बातें करते हैं। ये है ना, बांग्लादेश का जन्म हो गया और ये 1971 के युद्ध की बात होगी, है ना। इसके लिए एक फिल्म भी बन रही है, पुप्पा, अभी आने वाली है। उसमें आप 1971 का युद्ध देखेंगे। जैसे 1962 के युद्ध के लिए हकीकत फिल्म है, ऐसे ही आप उसमें भी देखेंगे। अभी एक नई फिल्म आने वाली है। और छात्रों,
अब बात करते हैं हम कारगिल संघर्ष। ये कारगिल संघर्ष क्या है ना, इसे भी जानना जरूरी है। इसमें क्या हुआ छात्रों, 1999 के शुरुआती महीनों जनवरी फरवरी में, क्योंकि सर्दी होती है बर्फ़ पर, उस समय हमारे भारतीय सैनिक उधर कम होते हैं, ज़्यादा सर्दी होती है बॉर्डर पर, तो शुरू के महीनों में भारतीय इलाकों की जो नियंत्रण सीमा रेखा थी उसके अंदर ही कई ठिकानों पर जो हमारी इधर चोटियां हैं, पर्वत की चोटियां, जैसे द्रास, मास्को, काकसर, है ना, ये इसमें क्या किया, पाकिस्तानी मुजाहिदों इन्होंने कब्जा कर लिया, चोटियों पर आकर कब्जा जमा लिया। और भारत को ऐसा लग रहा था कि इसमें पाकिस्तानी सेना की मिलीभगत थी, और वास्तव में थी भी। अब दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया, है ना, छोटा सा युद्ध छिड़ गया। इसे कारगिल की लड़ाई कहा गया, या भारत ने इसे ऑपरेशन विजय का भी नाम दिया। तो ऑपरेशन विजय के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, कारगिल की लड़ाई से भी आ सकता है नाम, तो एक ही है, कारगिल संघर्ष ही है ये, ठीक है। और छात्रों 26 जुलाई 1999 तक भारत ने इन चोटियों पर पुनः नियंत्रण कर लिया था, है ना, उन मुजाहिदीनों को वहां से भगा करके इस पर, इन चोटियों पर काफ़ी, है ना, काफ़ी हद तक लगभग सभी चोटियों पर भारत का पुनः कब्जा हो गया। अब इस लड़ाई से पाकिस्तान में काफ़ी विवाद हुआ, पाकिस्तान की बड़ी फजीयत हुई, है ना। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि सेना ने प्रधानमंत्री को अंधेरे में रखा, अर्थात हमें इस चीज़ की जानकारी भी नहीं हुई। इसके बाद बात करते हैं हम भारत की परमाणु नीति, क्योंकि भारत की परमाणु नीति से ही विदेश नीति जुड़ी हुई है। अब भारत की यदि परमाणु नीति की बात करें तो छात्रों इसकी शुरुआत 1940 के दशक में ही हो गई थी। 1940 के दशक में होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हो चुकी थी। छात्रों 1964 के अक्टूबर में भारत ने परमाणु परीक्षण किया, और 1968 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बताया, है ना, सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने भारत और कुछ अन्य देशों पर परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। तो भारत, या ऐसा कहें कि भारत पर परमाणु अप्रसार संधि थोपना चाहिए, और भारत ने कहा ये संधि पक्षपातपूर्ण है। पक्षपातपूर्ण क्यों है? क्योंकि जो विकसित देश हैं उन्होंने तो परमाणु हथियार बना लिए हैं, और विकासशील देश इस प्रक्रिया में हैं, तो ये अपने हथियार बनाकर औरों पर रोक लगाना चाहते हैं, जो ठीक नहीं है। या तो वो भी सभी हथियारों को नष्ट कर दें, या फिर इस तरह की रोक ना लगाएं। तो भारत ने इस पर सिग्नेचर नहीं किए, है ना, भारत ने पक्षपातपूर्ण बताते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया, और अपने अणु शक्ति, है ना, को शांति, अब भारत ने कहा कि हमारा जो अणु शक्ति का प्रोग्राम है वो शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए है, हम इसका उपयोग शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करेंगे, और पहले किसी पर हम अणु या परमाणु शक्ति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, हमने इसे आत्मरक्षा के लिए रखा है, यदि भारत पर परमाणु या अणु शक्ति से हमला होता है तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे, परंतु हम इसका पहले किसी पर प्रयोग नहीं करेंगे, ये भारत ने आश्वासन दिया। और भारत ने मई 1974 में 1974 में परमाणु परीक्षण किए, और मई 1998 में भी भारत ने परमाणु परीक्षण किए, और इसके जवाब में पाकिस्तान में भी परमाणु परीक्षण हुए साथ ही साथ। और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी ने चिंता जताते हुए दोनों देशों पर प्रतिबंध लगा दिए, कुछ समय के लिए प्रतिबंध लगाए, जिन्हें बाद में हटा लिया गया। तो ये था हमारे भारत की परमाणु नीति, इसके प्रोग्राम के बाद। अब हमारा नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है विश्व राजनीति के बदलते समीकरण। इसके बाद हम इस लेसन, ये हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। विश्व राजनीति के बदलते समीकरण में क्या कहें, 1977, देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में कांग्रेस की सरकार रही, तो नीतियां जो है कांग्रेस के कांग्रेस की मर्जी के अनुसार बनी। 1977 के बाद भारत में कई गैर कांग्रेसी सरकार बनी, अतः
भारत के विदेश संबंधों पर भी इसका असर पड़ा। देखिए, जिस मूड की सरकार होती है उस मूड से ही भारत की विदेश नीति चलती है। ठीक है। जब 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी तो जनता पार्टी की सरकार ने कहा कि हम पूर्ण निरपेक्षता लागू करेंगे, अर्थात जैसे भारत का सोवियत संघ के साथ झुकाव है उसे कम करेंगे और चीन से जो दूरी अमेरिका से जो दूरी बढ़ रही है उसे कम करेंगे। और क्या करेंगे, चीन के साथ बेहतर रिश्ते बनाने का प्रयास करेंगे और अमेरिका से भी अपनी मित्रता मजबूत करेंगे। और 1990 के बाद अमेरिका समर्थक विदेश नीति की आलोचनाएं भी हुई, है ना। कहीं आलोचना होती है, कहीं समर्थन होता है। तो इसका, है ना, जब इसकी आलोचना भी हुई और क्या हुआ, विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती है ना। विदेश नीति हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही बनाई जाती है। तो अब क्या हुआ, रूस भारत का शुरू से ही महत्वपूर्ण मित्र रहा है ना। अब अभी हमने पढ़ा है कि 1971 में रूस की बदौलत ही हम बच पाए थे, है ना। तो रूस हमेशा ही भारत का महत्वपूर्ण मित्र रहा है। और 1990 के बाद क्या हुआ, आपने पढ़ा है ना, 1991 में क्या है, सोवियत संघ का विखंडन हो गया। तो अब क्या है, जब सोवियत संघ का विखंडन हो गया तो रूस की पावर कुछ कम हो गई, रूस का महत्व कम हो गया। तो इस कारण से भारत की विदेश नीति में भी बदलाव आया, स्वाभाविक है। अब सैन्य हितों के साथ साथ आर्थिक हितों को भी देखा जाता है, आर्थिक हितों को भी ध्यान में रखा जाता है। भारत पाक संबंधों में कश्मीर मसलों से जुड़ी बातें भी हैं। और छात्रों, 1999 के बाद से भारत पाकिस्तान में कुछ दोस्ताना संबंध भी बने हैं तथा अमेरिका के साथ भी अच्छे संबंध हुए हैं। और अन्य देशों जैसे इजराइल है ना, बहुत अरब देशों के साथ भारत के मित्रतापूर्ण संबंध बनते जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी जो है भारत की विदेश नीति या भारत के विदेश संबंध हैं। तो इस लेसन में इतना ही। अगले लेसन को लेकर हम फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद।